So let's discuss 15.1, and 15.1 says that you should be showing the understanding between the RISC and CISC processor. इस चैप्टर के अंदर हम दो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास ये RISC प्रोसेसर कौन सा और हमारे पास ये CISC प्रोसेसर कौन सा है। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होती है और ये RISC और CISC प्रोसेसर में क्या होता है। पहले इसमें हम ये भी देखेंगे कि RISC और CISC प्रोसेसर हैं क्या, उसके बाद वी विल कंसिडर दिस इंटरप्ट हैंडलिंग। थर्ड थिंग इज दैट we are going to look into it that what is the importance of pipelines and registers in your RISC processors and so on. Then we will move on to the parallel processing of four basic computers architectures. So let's start with the RISC processors. अब RISC processors हमारे पास कौन से होते हैं? These processors are short form for the reduced instruction set computers. मकसद ये कि RISC प्रोसेसर के अंदर मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर की वो reduced हो चुकी हैं। एंड द डायग्राम बिलो इज ऑल्सो गिविंग यू एन एग्जांपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक RISC प्रोसेसर है, तो इस RISC प्रोसेसर के अंदर इन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के अंदर यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिंपलर हार्डवेयर। आपका जो हार्डवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यू हैव मैनी रजिस्टर्स टू कंट्रोल योर प्रोसेस एंड यू हैव अ सिंगल क्लॉक साइकिल फॉर एन इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ता था कि अ कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ साइकिल्स फॉर प्रोसेसिंग ईच टास्क। तो सिमिलरली अगर मेरे पास जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जो है एक सिंपलर हार्डवेयर है, हमारे पास काफ़ी सारे रजिस्टर हैं जो यूटिलाइज हो रहे हैं, सिंगल क्लॉक साइकिल है फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। वेयर एस इफ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के अंदर दैट मीन्स आई हैव अ मोर प्रोग्रामिंग code if it is needed. So basically, a RISC processor or reduced instruction set computer processes are the first one that were developed in the early 90s. मकसद ये कि पिछले टाइम के अंदर जो है वो डेवलप हो गए होते, लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई। स्लो क्यों हो गई? क्योंकि इन प्रोसेसर्स के अंदर जो मेरे पास द सॉफ्टवेयर होते थे, देयर वॉज अ लैक ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ रिटन ऑन RISC प्रोसेसर। मकसद ये कि सॉफ्टवेयर की जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट मेरे पास नहीं थी, और इंटेल डोमिनेंस की थी कंप्यूटर मार्केट के अंदर, जिसमें उसने फिर 832 प्रोसेसर 64 प्रोसेसर बिट्स जो है इंट्रोड्यूस कराए थे। दिस द होम इज लाइकली टू हैव मैनी RISC बेस्ड प्रोसेसर। इसके अंदर आपके पास जो है जो हमारे गेमिंग एक्सटेंशन हो गए, निंटेंडो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, PS3 हो गए, ये सारे आया करते थे। जिस प्रोसेसर्स के अंदर हमारे पास ये सारे डिवाइसेस आ गए, एक्सबॉक्स आ गया, PS3 आ गया, जितने भी हमारे प्रोसेसर्स हैं ये, लेकिन इनका जो है प्रॉब्लम वो यही था कि देयर वाज अ लैक ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंटेल डोमिनेंस, डेल डोमिनेंस, जो कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे पास आ रहे थे। मकसद ये कि जो RISC प्रोसेसर है हमारे पास, ये दे वर नॉट अ डेस्कटॉप पीसी, दे वर डेस्कटॉप पीसी जो हम आजकल यूज़ करते हैं, दे आर नॉन RISC प्रोसेसर। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं नई RISC इंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव होता हूँ तो मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं गेमिंग कंसोल्स के बारे में बात करूँ तो उनके सॉफ्टवेयर मेरे डेस्कटॉप पे काम नहीं कर सकते, और डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर उस पर काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास I were also having the number of basic machines. Instructions would be several hundred. These computers were known as CISC processors. अब इसके बाद जो मेरे पास सेकंड प्रोसेसर है वो मेरे पास है CISC प्रोसेसर। और CISC प्रोसेसर के अंदर द नंबर ऑफ बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेरे पास काफ़ी सारे होते थे। इनको हम कहते थे CISC प्रोसेसर। CISC प्रोसेसर मीन्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। द लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर मैच्ड क्लोजली to the hardware of the processor and structure used in हाई लेवल लैंग्वेज टू लैंग्वेज कोड। अब CISC एंड RISC प्रोसेसर के अंदर आपके पास जो आपका आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोसेसर है वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ वेज के अंदर डिफाइंड होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर, आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं RISC और CISC प्रोसेसर में? सबसे पहले आ सकता है कि आपके जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, आपके जो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स क्या हैं, आपके जो है वो एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं, और आपके रजिस्टर जो है वो एक्सेसिबल है इंस्ट्रक्शन से या नहीं। तो the choice of the instruction is set
इन द मेन फैक्टर फॉर डिसाइडिंग कि एक सूटेबल आर्किटेक्चर है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, रिस्क और सिस्क प्रोसेसर, ये आपके पास आपकी मशीन्स के आर्किटेक्चर है। वन व्यू इज दैट के इंस्ट्रक्शन सेट को हमने सेलेक्ट करना होता है, दैट के इट कैन बी क्लियरली अप्लाइड टू important problems, that only simple equipment is required and important problems can be handled speedily। अब सिस्क प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के अंदर देखो, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सॉफ्टवेयर का पार्ट इज लेस बिकॉज आई हैव लेस प्रोग्रामिंग, एंड हार्डवेयर पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है, मेरे पास कम रजिस्टर्स हैं और सेवरल क्लॉक साइकिल यूज़ हो रहे हैं एक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ये मेरे पास वो मॉडल है जो कि मैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करता हूँ। जैसे राइट हियर रिस्क प्रोसेसर के अंदर यू कैन सी सॉफ्टवेयर पार्ट मेरे पास ज़्यादा है, हार्डवेयर पार्ट मेरे पास कम है। आई एम यूजिंग सिंपलर हार्डवेयर, आई एम यूजिंग मैनी रजिस्टर्स एंड आई एम यूजिंग अ सिंगल क्लॉक। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर पार्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं आपके पास यहाँ पे सिस्क प्रोसेसर के बारे में बात करता हूँ, तो मेरे पास जो है एक कुछ कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर हैं जिनके जो है कम रजिस्टर्स हैं और काफ़ी सारे क्लॉक साइकिल्स मेरे पास यूटिलाइज होते हैं एक इंस्ट्रक्शन सेट के लिए। तो राइट इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज अ बेसिक कंपैरिजन between RISC and CISC processor. So let's check this as well one by one. This is RISC processor and this is a CISC processor. अच्छा देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रिस्क प्रोसेसर है, तो रिस्क प्रोसेसर के अंदर मेरे जो इंस्ट्रक्शन हैं वो कम है। हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 क्लॉक पर साइकिल चल रहा है। लेकिन अगर मेरे पास सिस्क प्रोसेसर है, तो सिस्क प्रोसेसर के अंदर मेरे पास क्लॉक साइकिल जो हैं दे आर टेकन बाय इंस्ट्रक्शंस दैट कैन मे वेरी, मतलब आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, मेरे पास क्या है बेटा, रिस्क प्रोसेसर जो है उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपके पास सिंपलर है, लेकिन जो आपके पास आपके सिस्क प्रोसेसर्स हैं इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं। रिस्क के अंदर बेटा आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं, लेकिन सिस्क के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। सिस्क के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कराने के लिए यू गो मल्टी साइकिल, और रिस्क के अंदर सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। रिस्क के जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। सिस्क प्रोसेसर की जो है लेंथ वो आपके पास फिक्स नहीं है। इसके बाद आपके पास ओनली लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस टू एड्रेस मेमोरी, वेयर एज सिस के अंदर मैनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू एड्रेस मेमोरी। सिस के अंदर एड्रेसिंग मोड्स आपके पास ज़्यादा हैं और रिस्क के अंदर आपके पास एड्रेसिंग मोड्स आपके पास कम है। Similarly, multiple register sets it has, assist has fewer register sets। रिस्क के अंदर आपके पास हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट है, अभी हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। पाइपलाइनिंग इज इजियर, पाइपलाइनिंग भी अभी हम पढ़ते हैं क्या है। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इज हेल्ड इन रैम, डिजाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड है। रिस्क जो है, प्रोसेसर चिप को फ्यू ट्रांजिस्टर चाहिए होते हैं, लेकिन सिस के अंदर आपका जो डिज़ाइन है वो हार्डवेयर के ऊपर बेस करता है। आपके जो मेमोरी यूनिट है इट नीड्स कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड आई नीड एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैश मेमोरी। पाइपलाइनिंग भी आपके पास डिफिकल्ट होती है। So this is in terms of a risk and stress processor. I hope it is clear to you। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं ये बताऊंगा कि ये हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट क्या होता है। अब हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ रिस्क प्रोसेसर, और हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट के अंदर these units are implemented through the use of कॉम्बिनेशनल लॉजिक यूनिट्स। मतलब आपके पास जो है एक कॉम्बिनेशन है लॉजिक यूनिट्स का, दैट इज फीचरिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ गेट्स। गेट्स मतलब you can refer to them as logic gates that can generate a specific result based on the instructions that were used to invoke their responses। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट आपके पास एक ऐसा यूनिट है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ कॉम्बिनेशनल लॉजिक यूनिट्स की तरफ, जो मुझे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देता है, बट इट इज़ स्पेसिफिक on the specific to the instruction set that I have utilized। हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट के अंदर आपके पास नो रोम, कोई रोम नहीं है आपके कंट्रोल यूनिट के अंदर, एंड नो माइक्रो प्रोग्रामिंग इज अवेलेबल। हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट्स आर ऑल्सो considered as generally fast than your program designs। या हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट में मैं ये भी आपसे कह सकता हूँ कि इट इज़ बेसिकली अ यूनिट
that translates the instruction it receives from the CPU memory into control signals with the help of a logic circuit or a logic gate, जैसे मैंने अभी आपको बताया. या an instruction from the computer's main memory sent to the instruction register which identifies its operation. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर आपके पास हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में या माइक्रो कंट्रोल यूनिट में क्या फ़र्क है. तो भाई हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इज गोइंग टू इंक्लूड द कंट्रोल सिग्नल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोसेसर. द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इन द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज गोइंग टू कंट्रोल द सिग्नल जो आपकी माइक्रो इंस्ट्रक्शन से आ रहा है. दोनों के अंदर डिफरेंस है. दोबारा बता रहा हूँ. हार्डवेयर हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट आपके कंट्रोल सिग्नल्स के जो सिग्नल्स हैं उनकी जो है वो एक प्रोसेसर की एक रिक्वायरमेंट है. द हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द सिग्नल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसर. जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है ये उन सिग्नल्स के थ्रू माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सॉल्व करता है. मैं ये आपको भेज भी देता हूँ. I have sent it to you as well. Acha, so far till now, do you have any queries in RISC? What is a RISC processor? What is a CISC processor? And what are the differences between them? और ये hardwired control unit क्या है? मैंने हाँ CISC और RISC प्रोसेसर की एक और आपको शीट भी शेयर कर दी है. और बेसिकली ये जो चैप्टर है ना मेरे पास रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर, दिस इज बेसिकली द कंटिन्यूशन ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था. फिर आपके पास सो ऑन हम ए लेवल्स में आ गए थे. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई तो हमारे पास ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स आए जो जिसमें आपके पास एक सिस्क प्रोसेसर है एक आपके पास रिस्क प्रोसेसर है. सिस्क प्रोसेसर के अंदर बेटा यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ योर इंटरनल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इसका जो design है this is to basically to carry out a given task with a few lines of assembly code as possible कि आप चंद लाइन से अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सको. However इसका जो प्रोसेसर हार्डवेयर है this is capable of handling more complex code. So whereas in terms of a RISC प्रोसेसर के अंदर आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो कम है. दिस कैन लीड टू अ हायर प्रोसेसर परफॉर्मेंस. रिस्क का जो डिजाइन है वो इसके ऊपर बेस्ड है कि आपके पास लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आए विच इज डन बाय ब्रेकिंग अप द असेंबली कोड इनटू अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल्स. जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल भी दिए हैं. रिस्क प्रोसेसर में क्या दिया हुआ है लोड एक्स ए लोड वाई बी लोड ए बी एंड सो ऑन. उसका फंक्शन कि आप लोड कर दो ए की वैल्यू को रजिस्टर एक्स में. सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे सिस प्रोसेसर है तो उसके एक एग्जांपल दी हुई है ऐड ए बी. दिस इज बेसिकली अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर्स सेवरल सब इंस्ट्रक्शन मल्टी साइकिल टू कैरी आउट द additional operation. Again, this is the difference between both of them. I'm also sending you this as well. We have just gone through this, and next we have is pipelining. So let's discuss this. अब एक जो मेजर डेवलपमेंट मेरे पास हुई थी रिस्क प्रोसेसर या रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर दैट वाज ऑफ पाइपलाइनिंग. अब पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है बेटा. दिस इज वन ऑफ द less complex ways of improving the computer's performance. The basic purpose of pipelining is to improve the computer performance. Pipelining allow several instructions to be processed simultaneously. काफ़ी सारे instructions जो हैं आपके पास process हो सकते हैं simultaneously without having to wait for previous instructions to be completed. मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो है पिछले टास्क जो है वो मैंडेटरी हों कि वो कंप्लीट हो सके. आज जो उसके बाद वाले टास्क आते हैं वो भी आपके पास जो है इससे कंप्लीट हो सकते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स हम क्या करेंगे अपनी इंस्ट्रक्शन को स्प्लिट अप कर देंगे 5 स्टेजेस के अंदर. इसमें सबसे पहला स्टेज आपके पास है इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल.
दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल, तीसरा है ऑपरेंड फेच साइकिल, फोर्थ है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल और फिफ्थ है राइट बैक रिजल्ट प्रोसेस। अब वन बाय वन उन सबको भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ पाइपलाइनिंग वर्क्स वी विल कंसिडर अ प्रोग्राम विच हैज सिक्स इंस्ट्रक्शंस A B C D E F. अब figure 15.1 is going to show the relationship between the processor stage and the number of required clock cycles when using pipelining. It shows how pipelining would be implemented with each stage requiring one cycle to one cycle. अब यहाँ पे गौर से देखो, आपके जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल हैं वो ये रहे, और आपके जो प्रोसेसर के स्टेजेस हैं वो आपके पास ये रहे। तो जैसे कि ये आपके पास आ गया आपका इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल, ये आ गया आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल, ये आ गया आपका ऑपरेंड फेच साइकिल, ये आ गया आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल, और ये हैं आपके राइट प्रोसेस। अब इसको समझने के लिए कि ये पाइपलाइनिंग का प्रोसेस है क्या, this is basically a functionality that requires processors with several registers to store the each stage. Execution of an instruction is split into a number of stages. एक ही इंस्ट्रक्शन सेट के जो स्टेजेस हैं आपके पास वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ स्टेजेस के अंदर वो होते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग क्लॉक साइकिल वन आपके पास एक पहला क्लॉक साइकिल है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वन है वो इम्प्लीमेंट होता है, जो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल वन के ऊपर ए पहले क्लॉक साइकिल के ऊपर ये मेरे पास कंप्लीट हो रहा है। फिर आपके पास बेटा सेकंड क्लॉक साइकिल के अंदर द सेकंड स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वन एंड द फर्स्ट स्टेज इन इंस्ट्रक्शन टू आर इम्प्लीमेंटेड। दैट मीन्स के अब ये जो ए है ये मेरे पास सेकंड क्लॉक साइकिल के ऊपर इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल के ऊपर जा रहा है, राइट हेयर। अब सेकंड क्लॉक साइकिल के अंदर सेकंड स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वन है, लेकिन इसी के साथ साथ फर्स्ट स्टेज इन इंस्ट्रक्शन टू इज ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड। मकसद ये कि ये मेरे पास इम्प्लीमेंट हो गया, तो अब ये मेरे पास सेकंड पे आ गया। अब थर्ड साइकिल के अंदर आपके पास क्या है कि मेरे पास इसी का जो है वो थर्ड स्टेज इम्प्लीमेंट हो रहा है, और सेकंड स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्री आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। दैट मीन्स के ये जो पूरी मेरे पास एक ही लाइन है ये एक साथ मेरे पास कंप्लीट भी हो रही है, और ये मेरे पास आगे मूव ऑन भी हो रही है। सिमिलर और इसी तरह से पाइपलाइनिंग का आपके पास प्रोसेस चल रहा है। एज यू कैन सी कि ये मेरे पास एक डिफरेंट स्टेज है, ये मेरे पास एक डिफरेंट स्टेज है, एंड सो ऑन, ये मेरे पास एक डिफरेंट स्टेज है, और ये मेरे पास डिफरेंट स्टेज है। मेरे पास प्रोसेसर के स्टेजेस हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ये रहे इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल, इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल, ऑपरेंड फेच साइकिल, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, राइट बैक प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन फेच के अंदर तो मैं सिर्फ अपनी इंस्ट्रक्शंस को फेच करता हूँ, मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को आपसे अपने पास रिसीव करता हूँ। इंस्ट्रक्शन डिकोड के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस मेरे पास आई हुई हैं वो एक दफ़ा आपके पास डिकोड होती हैं। फेच साइकिल के अंदर उनको मैं फेच करता हूँ। फोर्थ में देयर इज एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल दैट द प्रोसेस यू आर डूइंग हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड द लास्ट वन इज दैट राइट बैक रिजल्ट प्रोसेस। So in this example, you can see that by the time A instruction has been completed, जिस टाइम तक A instruction आपके पास complete हो चुकी है, तो instruction F जो है आपके पास जो है वो आपके फर्स्ट स्टेज के अंदर है। आपके पास B to E भी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर प्रोसेस हो रहा है। दिस बेसिकली शोज अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ A बताया, लेकिन A के साथ साथ ये देखो ये B चल रहा है, ये C चल रहा है, ये D चल रहा है, ये E चल रहा है, ये F चल रहा है। तो एक ही साथ पूरे कॉन्सेप्ट में वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास प्रोसेस हो रही हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस है, 6 इंस्ट्रक्शंस है ना। इंस्ट्रक्शन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मेरे पास 6 इंस्ट्रक्शन है जो रिक्वायर करती हैं। द 6 इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड 10 क्लॉक साइकिल्स। सो अगर मैं पाइपलाइनिंग नहीं करूं इनकी, तो हर एक इंस्ट्रक्शन को अगर मैं 5 दफा चलाऊं तो इट इज गोइंग टू टेक 6 into 50, 6 into 5, दैट इज इक्वल टू 30। इट शुड बी टेकिंग 30 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैंने पाइपलाइन करके सारी एक साथ चला दी, तो आपके पास कम टाइम के अंदर कम क्लॉक साइकिल्स के अंदर ज्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही है।
Beta, is this clear to you? Do you have any confusion here? No. Now the next thing that includes is your interrupt handling, and we have discussed that what are interrupts, and we have also discussed in AS level is that interrupts आपके पास होते हैं एरर्स। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी टास्क चल रहा है, क्राइटेरिया चल रहा है, आपके पास बीच में कोई भी एक पॉपअप आ गया जिससे आप जो है वो इंटरप्ट हो गए। तो हमने अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंटरप्ट हैंडलिंग डिस्कस की थी अपने प्रोसेसर के अंदर, जहाँ पे हर एक इंस्ट्रक्शन को हम हैंडल कर रहे थे सीक्वेंशियली के अगली इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि 5 स्टेजेस फॉर इंस्ट्रक्शन ए, देन 5 इंस्ट्रक्शंस ऑफ बी एंड सो ऑन। तो वंस द प्रोसेसर डिटेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्ट, एक दफा जो है वो प्रोसेसर आपकी अगर एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट डिटेक्ट कर लेता है आपके इंटरप्ट की अपने फैच एक्सिक्यूट साइकिल पे, तो आपका जो करंट प्रोग्राम है वो वक्ती तौर के लिए रोक दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी इंटरप्ट प्रायोरिटीज और एरर प्रायोरिटीज के किस एरर को कब मैंने पहले रिजॉल्व करना है, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ईच रजिस्टर दैट हैज टू बी स्टोर्ड। सो प्रोसेसर कैन कंटिन्यू वर्किंग टू रिवर्ट इट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे जैसे इंटरप्ट्स मिलते जाते हैं पाइपलाइनिंग के अंदर, वैसे वैसे उनको रिसीव करके उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन पाइपलाइनिंग के अंदर देयर इज एन एडेड कॉम्प्लेक्सिटी। एडेड कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है कि जैसे इंटरप्ट आपके पास रिसीव होता है, तो देयर कुड बी अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। तो ये पहले क्या करता है कि इसका जो तरीकेकार है डील करने का वो ये कि द यूजुअल वे टू डील विद दिस इज दैट इट डिस्कार्ड्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द पाइपलाइन एक्सेप्ट फॉर द लास्ट इंस्ट्रक्शन। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पहले उन सबको वो डिस्कार्ड कर देगा, सिर्फ लास्ट इंस्ट्रक्शन को छोड़ के जो राइट बैक स्टेज में, दैट इज द फिफ्थ स्टेज। एंड इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन कैन देन बी अप्लाइड टू द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस, एंड एक दफा वो सर्विस हो गई तो प्रोसेसर आपका रिस्टार्ट हो जाएगा आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। ऑल्थो मच लेस कॉमन, द कंटेंट्स ऑफ द 5 स्टेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर एज वेल। इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो करंटली स्टोर हो जाता है, और आपका जो प्रोसेसर है वो अपनी प्रीवियस स्टेट पे दोबारा से आ जाता है, आपकी जो इंटरप्ट है उसको भी सर्विसेज करने के साथ साथ। ये मेरे पास 5 साइकिल्स हैं, और इंटरप्ट हैंडलिंग में वैसे दोबारा बता रहा हूँ कि द यूज ऑफ इंटरप्ट ऑन अ रिस्क प्रोसेसर इज नो डिफरेंट। दिस यहाँ पे सिर्फ सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है इंटरप्ट की। इंटरप्ट का काम क्या है? इट होल्ड्स अ सिग्नल सेंड टू प्रोसेसर फ्रॉम हार्डवेयर डिवाइस टू इंडिकेट कि डिवाइस को अटेंशन की जरूरत है या नहीं। द यूज ऑफ इंटरप्ट अवॉइड्स द प्रोसेसर हैविंग टू रेगुलरली चेक टू सी इफ अ डिवाइस नीड्स इट्स अटेंशन। द सिस्टम could बी यूज टू चेक रिपर्ट्स। हर एक डिवाइस का एक असाइन डिवाइस नंबर होता है जो कॉरेस्पॉन्ड करता है इंटरप्ट रजिस्टर से। इंटरप्ट को जैसे ही मेरे पास रिसीव होता है तो आगे मैं उसको रिजॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि
So I think that's all. इसके बाद I have the next topic which is 15.2, that is parallel processing. But before completing, let's also discuss that what are some of the problems that I have in pipelining. Pipelining के अंदर एक problem आपके पास ये आ सकता है कि it has to deal with data dependency between instructions. That means that अगर एक डाटा दूसरे डाटा या पे एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है तो इट हैज टू डील विद इट एंड यू आल्सो नीड टू वर्क ऑन द branching of the instructions, that which instruction is branched at which level. So is this clear to you? Pipelining, interrupt handling, risk processor, sys processor,